औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने 12, 13, 14 एंड 15 कवर कर लिया था लास्ट क्लासेस में। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। जी विजिबल है। ठीक है, चैप्टर 16 है हमारा कंट्रोल अकाउंट्स। अभी तक हमने जितने पढ़े थे, किन के बारे में कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं भाई, हमने देखा था जितनी भी सेल होती है और परचेजेस होती है। ठीक है, कब? जब क्रेडिट की बात आती है, जब आप क्रेडिट पे परचेज करते हो या सेल करते हो, तो तमाम कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट भी होते हैं और तमाम सप्लायर्स के इंडिविजुअल अकाउंट भी होते हैं, साथ ही साथ उनके कंट्रोल अकाउंट भी होते हैं। ठीक है, हर कस्टमर की डिटेल उन इंडिविजुअली आपको इनके इंडिविजुअल लेजर्स में मिलेगी। इसी तरह आपको तमाम सप्लायर्स की डिटेल उनके इंडिविजुअल लेजर्स या पर्सनल लेजर्स में मिलेगी। साथ साथ टोटल आपको कहाँ मिलेगा भाई? कंट्रोल अकाउंट्स में। कंट्रोल अकाउंट्स अकाउंट रिसीवेबल का भी होगा और अकाउंट्स पेबल के लिए भी होगा। क्लियर है? जी चलिए जी, आखिरकार ये जो कंट्रोल अकाउंट है वो बनाए क्यों जाते हैं? रीजन इंडिविजुअल और कंट्रोल में हमने फर्क समझ लिया। रीजन क्या है इनको बनाने का? एनी आइडिया? नहीं, अभी तो नहीं है। देखें, बेसिकली इंडिविजुअल को बनाने का क्या मकसद है? हमें अपना इंटरनल जो चेक एंड बैलेंस होता है उसको करना होता है। अब इसको कैसे करा जा सकता है? ट्रायल बैलेंस आप चेक करते हो, कहीं इसमें कोई एरर तो नहीं है। बैंक से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप चेक करते हो। इन केस कोई एरर होता है तो उसको रिकंसाइल करते हो। बेसिकली ये आप जो कंट्रोल और इंडिविजुअल का काम कर रहे हो, ये भी इसीलिए है क्योंकि आप एक अपना जो इंटरनल चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया हुआ है, इसको आप चेक कर सको, इसको रिकंसाइल कर सको। तो इसके लिए आपके पास एक ये प्रोसेस भी है कि आप कंट्रोल अकाउंट को रिकंसाइल करते हो। इन केस कहीं पे कोई एरर हो जाता है, कहीं इंडिविजुअल में एरर है या कंट्रोल में एरर है, आपको चेक करने पे पता चल जाता है। यू हैव टू रिकंसाइल। इंटरनल चेक क्यों भाई? आपका जो कैश है, बेसिक मकसद क्या है? कैश का इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। ठीक है, अब ये आपका बैलेंस रहे, ये इनफ्लो और आउटफ्लो जो है आपके पास बैलेंस रहे, इसमें कोई एरर ना है, इसमें कोई फ्रॉड ना हो, इसमें कोई थ्रेफ्ट ना हो, ये तमाम चीजें आपके पास ना हो। इसीलिए आप अपने पास एक इंटरनल चेक सिस्टम रखते हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रखते हो, ताकि आप इन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सको। ठीक है, अब आपने बैंक के थ्रू अगर कोई एक्टिविटी करी है तो बैंक के थ्रू आप जितनी एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें आप चेक करते हो कोई एरर तो नहीं है, कोई आपके पास कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। वो तमाम चीजें आप एक्टिविटीज चेक करके आप फिर क्या करते हो? आप अपने बिजनेस को चेक करते हो कि कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो। इन चीजों को आप कंट्रोल कर सको। साथ ही साथ और भी हमारे पास कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। क्या क्या है? ट्रायल बैलेंस आप चेक करते हैं। ठीक है, हमने देखा था ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या होंगे भाई? इक्वल होंगी। इन केस इक्वल नहीं आ रही तो कोई एरर है। समटाइम्स आपके पास कुछ एरर्स ऐसे भी आते हैं जो इन ट्रायल बैलेंस को डेबिट और क्रेडिट इक्वल दिखाता है, तब भी आपके पास एरर हो जाता है। तो उसको कैसे चेक करेंगे? उसको आप जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे आप चेक करते हैं। आपके पास और एविडेंसेस जो हैं उससे आप चेक कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने कहीं रिकॉर्डिंग में गलती कर दी, कहीं आपने ओमिट हो गया है, कोई चीज़ रह गई है,
या आपने कुछ ज़्यादा एरर, आपने ज़्यादा उसको ऐड अप कर दिया है, ज़्यादा आपने रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो तमाम चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स और फिर लेजर्स, इन चीज़ों से आप चेक कर रहे होते हो। ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन क्या है? बैंक के थ्रू हमारे पास क्या होता है, बेशुमार एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं। अब यही चीज हम अपने पास भी स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। और बैंक अपने पास भी इसको रिकॉर्ड करता है, वो कहलाती है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। अब मेरे जी पास जो स्टेटमेंट है उसमें फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट का बैलेंस 20 आ रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट का भी बैलेंस 20 आना चाहिए। लेकिन अगर इसमें चेंजेस आ रही है, तो फिर आप चेक करते हो क्या रीजन है इन दोनों के डिफरेंस होने का। और यही रीजंस आप जब फाइंड आउट करके सही करते हो, करेक्ट करते हो इन रीजंस को, तो यही प्रोसेस कहलाता है रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन। देन कंट्रोल अकाउंट रिकंसाइल करना क्या है? कंट्रोल अकाउंट रिकंसाइल पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल या इंडिविजुअल अकाउंट्स जो हैं उसको आप चेक करते हो किससे भाई? कंट्रोल अकाउंट से। दोनों का टोटल आपके पास इक्वल आना चाहिए। इन केस अगर कोई इनइक्वालिटी आ रही है, कोई आपके पास एरर आ रहा है, आपने हो सकता है कि पर्सनल में रिकॉर्ड कर रहा हो, कंट्रोल में रिकॉर्ड करना भूल गए, या कंट्रोल में आपने रिकॉर्ड करा था, पर्सनल में उसको एडजस्ट करना भूल गए, तो ये तमाम डिफरेंसेस आपको क्या करने होते हैं? रिकंसाइल करने होते हैं। देन और क्या आपके पास क्या कहते हैं, और क्या आपके पास सिस्टम बचता है कि आप इंटरनल चेक करो? तो भाई आप सेग्रीगेट कर देते हो ड्यूटीज। सिर्फ एक पर्सन के हवाले तमाम काम नहीं करते, बल्कि उनकी ड्यूटीज असाइन कर देते हैं। किसी को रिकॉर्डिंग पे आप लगा देते हैं, किसी को आप रिसीविंग पे लगा देते हैं, किसी को आप कहते हैं भाई आप जाके बैंक में तमाम ट्रांजैक्शन, तमाम जितनी भी आपको कस्टमर से चेक्स रिसीव हुए हैं उनको जाके बैंक कर दो। ठीक है। यानी कि डिपॉजिट करवा दें। किसी को आप कहते हैं कि आप पेमेंट जाके करवा दें, तमाम चेक्स बनाते हैं। ठीक है। और पेमेंट करवा देते हैं बैंक के थ्रू। तो ये तमाम जितनी भी आपके पास एक्टिविटीज हो रही हैं या फिर आपके फंक्शंस हो रहे हैं, वो एक ही पर्सन के हवाले नहीं कर दिए जाते, ताकि आप एरर से, फ्रॉड से, इन चीज़ों से बच सको। हर एक ड्यूटी को सेग्रीगेट कर देते हैं। सेग्रीगेट मतलब डिवाइड कर देते हैं, हर एक को अथॉराइज कर दे। अच्छा, अ, हर एक को अथॉराइज नहीं करते, किसी एक इंडिविजुअल को आप अथॉरिटी दे देते हैं, सेल के लिए भी और परचेज के लिए भी। ठीक है। परचेज करेंगे तो आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी। अब वो पेमेंट उस पर्सन की साइन के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, वो देखेगा कितने का। इसमें भी आप इसमें एक लिमिट सेट करते हैं कि इतनी पेमेंट, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ने 5 लाख की पेमेंट की इजाज़त उस पर्सन को दी है। अगर 5 लाख से ज़्यादा की कोई खरीदारी हो रही है, तो वो अपने और सीनियर जो उनके पास होंगे उनको दिखाएंगे। रीज़न क्या है भाई 5 लाख से ज़्यादा? क्योंकि कमोबेश एक वो देख लेते हैं कि हमारी कितनी बिलिंग नॉर्मली हो रही होती है, तो उसके हिसाब से उनको वो लिमिट दी जाती है। इसी तरह सेल्स के लिए जो ऑथराइज करा जाता है, तो वो कैसे सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे? वो उनकी हिस्ट्री देखते हैं। न्यू कस्टमर को कितनी क्रेडिट लिमिट देनी है, ओल्ड कस्टमर को कितनी क्रेडिट लिमिट देनी है। कोई ऐसा कस्टमर जो परचेज तो कर लेते हैं हमसे लेकिन पेमेंट वक्त पे नहीं देते, तो ऐसे लोग को फिर आप क्या करते हो, किस तरह डील करते हो? वो ऑथराइज पर्सन के ऊपर होता है। ठीक है। जी इसको रीड करें। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ से रीड ये कर। जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये रीड करना है। जी, इंटरनल चेक भी रीड करें, और टाइप्स ऑफ इंटरनल चेक, किस किस तरह से आप इंटरनली चेक कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, किस तरह अपना कंट्रोल रख सकते हो इनफ्लो और आउटफ्लो पे। Internal check is concerned with the maintenance of accounting records. Internal checks, sometimes known as internal controls, ensure that the transactions to be recorded and proceed have been authorized, that they are included, and that they are
correctly recorded and processed types accurately on internal processed. check. The trade balance is a type of accurate process. A trial balance is a type of internal check. If a trial balance does not balance, you know that an error has been made. As you may remember, a trial balance will not pick up every error. Bank reconciliation discussed in chapter 11 are a check on the account Or a check on the of the accuracy of the cash cash book, book. accuracy of the cash book. जो रिकॉर्डिंग Con- होती है वो कहलाती है कैश बुक। जब control मैं account स्टेटमेंट बनाऊंगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक के हवाले से स्टेटमेंट तैयार करेगी वो कैश बुक कहलाएगा। अब ये प्राइमरी वाली बुक नहीं है जो हमने बुक ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ी थी, फर्स्ट रिकॉर्डिंग हो रही है, वो वाली नहीं है। ये कौन सी है? बैंक से रिलेटेड मैंने जितनी रिसीविंग करी होगी, जितनी मैंने पेमेंट करी होगी बैंक के थ्रू, तो मैं इस स्टेटमेंट पे बनाती हूँ। और सेम इसी तरह बैंक भी हमारे हवाले से, हमारी बिजनेस ने क्या कहते हैं, उनके बिहाफ पे कितनी पेमेंट करी है और कितनी रिसीविंग करी है, तो वो जो स्टेटमेंट बनाएगा बैंक, वो बैंक स्टेटमेंट कहलाएगी। ठीक है, इसको हम डिटेल में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। control account reconciliation. Below is a brief member of control accounts which you made earlier in your study. The balance on the control account should intently to be the same as the control of the sales and purchase ledger balance. In practice, it really is. However, it should reconcile. See section 3 of the chapter. Recognition of duties is another form of Segregation of duties. intellectual. For example, the person preparation Preparing. should not be the person who signs it. Preparing हम्म। a check should not be the person who signs it. Authorization or transaction should require authorization and approval by an appropriate responsible person. The limits of this authorization should be specified. ठीक है, वही चीजें लिखी हैं जो कर मैंने लिया। आपको समझाई हैं। एग्जाम्पल भी आपके लिखी हुई है ना। कंट्रोल अकाउंट्स क्या हैं, रीड करें। A control account is an account in the general ledger, in which a record is kept of the total value of a number of similar but individual items. What is a control account? A control account is an account in the ledger in which a record is kept of the कैप्ट, total value of a number of similar बट of the इंडिविजुअल value आइटम्स। of ठीक है, number of similar and इंडिविजुअल individual आपके पास, items. जैसे इंडिविजुअल आइटम्स आपके पास कैश हो गया, इंडिविजुअल आइटम आपके पास अकाउंट रिसीबल हो गया, इंडिविजुअल आइटम आपके पास अकाउंट्स पेबल हो गया, इंडिविजुअल आइटम आपके पास बैंक हो गया। ठीक है, तो आप क्या करते हो, तमाम के इंडिविजुअल आइटम्स के एक जर्नल लेजर या कंट्रोल अकाउंट्स, अकाउंट रिसीबल और अकाउंट्स पेबल का जो कंट्रोल अकाउंट होगा वही जर्नल लेजर के तौर पे वर्क करेगा। बाकी सबका जैसे कैश है, बैंक है, तो इन तमाम के क्या होंगे, जर्नल लेजर्स होंगे। ठीक है, अब कैसे डेबिट पर आ रहे हैं, कब क्रेडिट पर आ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट करने के बाद जो इनके बैलेंसेस आ रहे हैं वो फिर आपके पास आगे फॉरवर्ड होते हैं। क्लियर है? जी। कंट्रोल अकाउंट हमने किसके बारे में पढ़ा है, आपके पास पेबल्स के लिए भी पढ़ा है और रिसीबल्स के लिए भी पढ़ा है। रीड करें इसको, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? A receiver क्वेश्चन you made control accounts in chapter 3
define Control account, a chapter 3 of receivable the control interactive. account and a without looking define a receivable account control account and a payable control account. A receivable control account is an account in which records are kept of transaction valuing all receivable in total. The balance of the receivable control account at any time will be the total amount due to the business at that time from its customer. A payable control account is an account in which records are kept of transaction involving all payables in total, and the business of this account at any time will be the total amount owned by the business at that time to its suppliers. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जी अकाउंट क्या है बेटा, ये बात याद रखिएगा अपने पास कि कंट्रोल अकाउंट्स आपके पास, क्योंकि उसमें कंट्रोल की बात आ रही है, तमाम आपके पास रिसीवर्स के लिए भी बैलेंसेस निकलेंगे, पेबल्स के लिए भी बैलेंसेस निकलेंगे। तो आपके पास इंडिविजुअल की जो तमाम लेजर्स हैं वो कभी भी डबल एंट्री का पार्ट नहीं होंगे। सिर्फ कौन होगा भाई, आपके पास कंट्रोल अकाउंट्स। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट्स आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का हो चाहे वो आपके पास अकाउंट्स पेबल का हो। ठीक है, वो तमाम किसके डबल एंट्री के पार्ट होंगे। डे बुक्स एंड कैश बुक्स आर टोटल पीरियोडिकली सी वंस अ मंथ। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आएगी कि डे बुक्स जो आपके पास हैं, कैश बुक्स हैं, उनका टोटल पीरियोडिकली होती है, मंथ वाइज होता है, एंड द अप्रोप्रिएट टोटल्स आर पोस्टेड टू द कंट्रोल अकाउंट्स। और जैसे जैसे उनका टोटल होता रहता है वो कहाँ उसको पोस्ट करा जाता है, कंट्रोल अकाउंट में। तो फिर इंडिविजुअल में क्या, इंडिविजुअल में उनसे रिलेटेड, यानी किस कस्टमर ने, किस सप्लायर ने पेमेंट करी है, कितनी मुझे रिसीव करनी है, कितनी मुझे पेमेंट करनी है, वो तमाम इंडिविजुअल में भी जाएगा। ठीक है, द इंडिविजुअल एंट्रीज इन कैश बुक एंड डे बुक्स will have been entered one by one in the appropriate personal accounts contained in the sales and purchase ledgers. These personal accounts are not part of the double entry system. They are memorandum only. ठीक है, मेमोरेंडम अकाउंट है कौन, आपके पास जितने भी पर्सनल अकाउंट्स आ रहे हैं, पर्सनल अकाउंट्स आपके पास, पर्सनल अकाउंट्स आपके पास क्या है भाई, मेमोरेंडम अकाउंट है, और ये कभी भी डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। इस चीज को समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, हमने जी एक चीज समझी थी क्या, कि भाई जब भी सेल्स होगी तो जब आप देखते हैं कि सेल्स क्रेडिट पर होती है, क्या एंट्री रिकॉर्ड होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, और सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, फिर होता है सेल्स क्रेडिट। क्रेडिट होती है। इसके अलावा और क्या क्या रीजंस हैं कि आपके पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो और या फिर क्रेडिट हो। तो ये चीज हमने तब भी डिस्कस करी थी। अब ये सेल्स लेजर रिसीवर्स के लिए है। कहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ओपनिंग बैलेंस आपको दिख रहा है, सेल्स की वजह से ये डेबिट पर आएगा। ये अकाउंट रिसीवेबल के बारे में, तो आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे क्या क्या चीजें आनी है ये याद होना चाहिए। इन केस किसी कस्टमर का बिल डिसऑनर हो गया है, तब भी वो कहाँ रिकॉर्ड होगा भाई, डेबिट साइड पे। फिर क्रेडिट साइड पे क्या क्या, कैश की रिसीविंग जितनी हो जाए, रिटर्न हो कोई आपने कस्टमर ने आपको गुड्स रिटर्न कर दिए, तब भी क्या होगा भाई, रिकॉर्ड क्रेडिट साइड पे। इसके अलावा जो बैड डेट्स हैं या इरिकवरेबल डेट्स हैं कहाँ रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट साइड। देन क्लोजिंग भी आपके पास कहाँ दिखेगी, क्रेडिट साइड पे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, या फिर अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो इसको स्टेटमेंट और इस तरह लेजर्स में प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपकी ये चीज जहन नशीं हो जाए। इसी तरह पेबल्स का लेजर, अब ये पेबल्स का लेजर कब कब डेबिट साइड पर आएगा, कब कब क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप देख लें, ओपनिंग आपके पास क्रेडिट पर आएगी, जितनी आप परचेज करोगे वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा पेमेंट करेंगे सप्लायर्स को तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। डिस्काउंट रिसीव होगा तो कहाँ होगी रिकॉर्ड बेटा, डेबिट साइड पे। जितना रिटर्न होगा कहाँ रिकॉर्ड होगी, डेबिट साइड डेबिट पे। साइड पे। एंड एंडिंग बैलेंस भी आपको डेबिट साइड पे मिलेगा। हाँ, जब आपका पीरियड यानी मंथ एंड हो जाएगा, नेक्स्ट जब आपकी ओपनिंग होगी
तो अपनी ओरिजिनल जगह पर ही आ जाएगी। ठीक है, सेम वहां पे भी आपको इसी तरह दिखेगा। जी। ठीक है, जब आपने यहाँ पे कैश कितना रिसीव करा, रिटर्न हुआ है या फिर डिस्काउंट दिया है, आपके पास क्रेडिट पर आएगा। इरिकवरेबल डेट्स आपके पास क्रेडिट पर आएंगे, या किसी को राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ जो आपके पास अमाउंट होती है वो भी आपके पास क्रेडिट पर आ जाएगी। एंडिंग के बाद अब जब ये नेक्स्ट मंथ आएगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मार्च की एंडिंग है, तो न्यू मंथ जब आएगा तो आपको वहीं से फिर डेबिट का ओपनिंग, वही फर्स्ट आपके पास फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल है, मार्च की एंडिंग आपको सीडी दिख रही है और 1 अप्रैल पे आपको डेबिट साइड पे दिखेगी। क्लियर है यहाँ तक? ये बात अपने जी। ज़हननशीं में रखिएगा ताकि फिर इस रिलेटेड आपके पास जितने क्वेश्चंस आए आप इसको कर लें। अब देखो सवाल क्या है। मिस हम्म पेपर में पूरा लेजर बन के आएगा? पेबल्स के लेजर्स, पेपर में पूरा लेजर बन के आएगा कि बोलेंगे कि बता? पेबल्स के लेजर भी आ सकते हैं। पेबल्स के लिए आपको ये भी कहा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है। अब ये ओपनिंग बैलेंस इन्होंने नहीं दिया, आपको लेजर बना के दिया है जिसमें आपके पास डेबिट साइड की चीजें हैं, क्रेडिट साइड की चीजें हैं, और आपको ये फिगर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अब क्रेडिट साइड पे कौन सी चीजें आ रही हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छा, परचेजेस आपके पास 31,100 है। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड पे और कुछ नहीं दिख रहा आपने। अभी आपको मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं दिख रहा, और फाइंड आउट करने का बोला है कि आपने ओपनिंग बैलेंस निकालना है, बैलेंस बीडी निकालना है। कैसे निकालेंगे? 31,000 आ गया, अब इसको टोटल करें। 29,840, इसको टोटल करें। 29,840, ठीक है, उसमें 100 ऐड करें, उसमें 60 ऐड करें, और 9,460 करा आपने ऐड? एक सेकंड में कैलकुलेटर ले आऊं। जल्दी से करें। इसको ऐड करना है। डेबिट साइड की जितनी चीजें हैं, 29,840 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 9,400, डेबिट साइड पे कितना टोटल आ रहा है? आ रहा है 639,400। 39,400 किसका टोटल है भाई? डेबिट साइड का टोटल है। जी। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आपको डेबिट फिलहाल का। कितना दिख रहा है? क्रेडिट साइड पे आपको 31,100। अब 39,400 में से आप क्या करोगे? 31,100 माइनस करें, बताएं, क्योंकि दोनों का बैलेंस तो बराबर आएगा, हम दिखाते तो बराबर ही है ना। 39,400 आपका डेबिट पे भी दिखेगा, और थर्टी नाइन थाउजेंड एट फोर हंड्रेड आपको क्रेडिट पे भी दिखेगा। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? डेबिट में से आप क्रेडिट माइनस कर देंगे 31,100, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है? 8,300। 8,300। ठीक है, इस तरह से जी आप क्या अंकल। करोगे? फाइंड आउट करोगे बैलेंस। आ गया ये? जी। या आपसे बोल सकते हैं कि क्रेडिट आपके पास है, डेबिट आपके पास है, अब मुझे फाइंड आउट करके बताएं कि कितना आपने डिस्काउंट रिसीव करा था, आपको ये चीज नहीं दी मिसिंग फिगर के तौर पे। आप क्या करोगे? क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, कितना आ रहा है भाई क्रेडिट साइड का टोटल? 39,400। 39,400 में से फिर आप यहाँ टोटल करोगे, कितना आएगा? आपको जस्ट डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट नहीं पता, बाकी सब आप टोटल करोगे। 29,840 प्लस 60 प्लस 9,400, क्योंकि टोटल तो आपके पास यहाँ पे भी 39,400 आना है, यहाँ पे भी 39,400 आना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? टोटल कर लोगे, और टोटल करने के बाद जितना डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है, 39,400 क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, तो जितना डिफरेंस आ रहा होगा वो किसकी अमाउंट आएगी भाई? डिस्काउंट रिसीव की आएगी।
अब ये जरूरी नहीं है आपके पास सिर्फ लेजर बना के दें, वो आपको इसी तरह से स्टेटमेंट भी बना के देंगे। अब स्टेटमेंट में स्टेटमेंट में पॉजिटिव साइड कौन सी होगी, ये, और नेगेटिव साइड कौन सी होगी, ये। यानी क्रेडिट साइड पेबल्स लेजर के लिए पॉजिटिव होगी और डेबिट साइड पेबल्स लेजर के लिए नेगेटिव होगी। तो आप जितनी चीजें ऐड कर रहे होगे वो क्रेडिट साइड की ऐड कर रहे होगे, और जितनी चीजें माइनस कर रहे होगे वो डेबिट साइड की माइनस कर रहे होगे, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज कहाँ होती है, डेबिट क्रेडिट साइड पे, और डिक्रीज कहाँ होती है, डेबिट साइड पे। तो इसको आप स्टेटमेंट में भी बना के देखेंगे। डेबिट साइड। ठीक है, हमारे पास अभी जी। क्वेश्चंस आएंगे, आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से वो पेपर में दे सकते हैं, वो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस दे सकते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप खुद से करने की कोशिश करें। देखें क्या लिखा है, पेबल्स कंट्रोल अकाउंट कंटेन्स द फॉलोइंग एंट्रीज। बैंक आपको दिया गया है, बैंक की अमाउंट दी गई है 79,500। पेबल्स कंट्रोल अकाउंट है ये, याद रखिएगा, पेबल्स कंट्रोल अकाउंट है 79,500 का। बैंक बैलेंस दिख रहा है आपको। अब ये पेमेंट होगी या रिसीविंग होगी, जरा आप बताइएगा। क्रेडिट परचेज आपने कितनी करी, 82,200 की। डिस्काउंट आपने रिसीव करा है 3,750 का। बैलेंस सी एफ मतलब एंडिंग है ओपनिंग है, जी बैलेंस, बैलेंस सी ये एफ है यहाँ पे। ओपनिंग है, मे बी एंडिंग है। बैलेंस सी एफ है, तो ये कौन सा होगा आपके पास, एंडिंग या ओपनिंग। तो ये होगा ओपनिंग। बेटा डेट भी लिखी ओपनिंग हुई है। है, साथ साथ डेट भी लिखी हुई है, गौर तो करें। अच्छा। अगर मैंने लॉस आधी है। बात पूछी है तो पूरी बात तो पढ़ें आप। जी। बैलेंस सी एफ, सी एफ कौन सा होता है, सी डी या सी एफ, एंडिंग होता है, बी डी जी या क्लोजिंग बी अप। एफ, जी। ओपनिंग होता है। और साथ साथ आप इसमें ओपनिंग ऑब्जर्व होता है। तो करें, जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। साथ साथ बेटा आपको डेट भी तो दी है। जी। लेजर बनाएंगी और लेजर में आपने इनकी पोस्टिंग मुझे करके बतानी है। अच्छा, क्या आपको इसमें फाइंड आउट करना है, देयर आर नो अदर एंट्रीज इन द अकाउंट, इनके अलावा और कोई एंट्रीज नहीं है। व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एट 1 जनवरी 2008। अब देखें, आ गई वही वाली चीज जो मैंने आपको फिगर करने के लिए बोला थी। आपके पास सीडी बैलेंस है किसका, 2008 का, यानी बैलेंस सीडी, एंडिंग बैलेंस दे रहे हैं 2008 का। लेकिन बैलेंस बी एफ या बी डी बैलेंस आपको नहीं पता 2008 का। आपको ये फाइंड आउट करना है। बनाए, खुद से बनाए, खुद से ट्राई करें, ताकि आपको पता चले आप कितना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, आप कितना इसको समझ पा रहे हो, कितना आसानी से कर पा रहे हो, या कितना मुश्किल आपको लग रहा है। करें हम, आपके पास 5 मिनट्स का टाइम है, ठीक है। जी। क्या हुआ, फलक, कौन सी फलक, मालक का, पढ़ रही थी, फिर फिर नहीं नहीं, अब कहाँ पढ़ रही है। पूरा खाली छोड़ा है।
मिस मैंने अभी सिर्फ कैलकुलेट किया है इन सबको, तो मेरा आंसर आ रहा है कितना आ रहा है आपका आंसर? मैंने सबसे पहले जो ये है जस्ट आपने इनकी वैल्यू को बैलेंस सीडी क्रेडिट जो और है डेबिट करके रखो। कितना आ रहा है आप मुझे पहले ये बताएं। जी फिर मैंने निकाल के मेरा आ रहा है 12,920 हम्म। ओपनिंग जो है कितना आ रहा है? 12,920 12,920 12,920 आ रहा है। 12,920 तो एंड। जी कैसे करा आपने? मुझे लगता है मेरे कैलकुलेशन में कोई गलती हुई है लगता है। देखें, आपने अकाउंट्स पेबल का बनाया होगा लेजर, ठीक है। अकाउंट्स पेबल की जी क्रेडिट साइड पॉजिटिव होती है और डेबिट साइड नेगेटिव होती है, ठीक है। जी आपको बैलेंस भी कहाँ मिलेगा? ओपनिंग का क्रेडिट साइड पे बैलेंस, बीएफ या बीडी, ठीक है। कितना है अभी हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है। देन क्रेडिट परचेज कितनी है भाई? 83,200। परचेजेस आपने देखी कितनी है? 83,200 है, ठीक है। 200 अच्छा जी, और कोई परचेज है? नहीं। फिर क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं? अच्छा, यहाँ बैंक का मतलब क्या है? आपने पेमेंट करी है। आपने क्या करा है? पेमेंट करी है। कितनी पेमेंट करी है? 79,500 की। तो आप क्या लिखते हो? एंट्री क्या बनती है? 500 अकाउंट पेबल डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। तो भाई क्या हो रहा है आपके पास? अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है कितने से? 79,500 से। इसके डेबिट होने का रीजन आपने कहा बैंक। अब ये बैंक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपने पेमेंट करी है। इसके अलावा क्रेडिट परचेज हो गया आपके पास। अच्छा जी, इसके अलावा और किस रीजन की वजह से ये डेबिट होगा? जितना आप रिसीव करोगे डिस्काउंट, कितना आ रहा है? 3,750। एंट्री क्या बनती है? अकाउंट्स पेबल डेबिट, और आपके पास परचेज डिस्काउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। परचेज डिस्काउंट क्या हो गया? डेबिट। अच्छा जी, एंडिंग बैलेंस भी आपको कहाँ दिखता है? यही दिखता है, बैलेंस सीएफ या सीडी के नाम से। कितना दिया गया आपको? 12,920। अब मुझे टोटल करके बताएं डेबिट साइड का। $96,170 तो कितना बैलेंस आएगा भाई आपके पास? 96,170, ठीक है। इतना ही आपके पास 170 क्रेडिट साइड का भी आना चाहिए, 96,170 आना चाहिए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट लेजर्स में तो बराबर दिखते हैं। अब जरा मुझे बताएं, 96,170 में से हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओपनिंग। ओपनिंग आपको नहीं पता, तो 96,170 में से आप क्या माइनस कर दोगे? 83,200 माइनस कर देंगे। माइनस करें। 96,170
170 में से माइनस करें 83,200। So are at 12,970. 12,970. होल्ड ऑन एक मिनट, इनका फिर क्यों नहीं आ रहा? $83,200 प्लस 16,970, 1,70,000। अच्छा जी।